false? Work done by kinetic friction on a system is always negative, whether the statement is true or false. ये स्टेटमेंट ट्रू है भाई। सिस्टम पे वर्क डन हमेशा नेगेटिव रहता है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को खत्म करता है। तो रिलेटिव मोशन को खत्म करता है ना, तो जिसकी ज्यादा वेलोसिटी है उसको कम करता है, जिसकी कम है उसको ज्यादा करता है ना। तो ओवरऑल जो होती है ना, ज्यादा नेगेटिव वर्क करता है, पॉजिटिव कम करता है, राइट। यस सर। सुनना मेरी बात। तो सिस्टम पे नेगेटिव रहता है। देखिए जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। सर बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। किस चीज का? किस चीज का डिस्टरबेंस आ रहा है? हवा की आवाज आ रही है। अभी आ रहा है? सर थोड़ी आ रही है अभी भी। पंखा ही चल रहा है और तो कुछ नहीं है। ये एक सिस्टम है जैसे, ठीक है। तो ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, राइट। नीचे वाला सरफेस स्मूथ है, तो तुम्हें पता है फ्रिक्शन ऊपर वाले पे पीछे लगेगा, हाँ या ना। और इस पे आगे लगेगा नीचे वाले, सही बात है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब नीचे वाले की स्पीड बढ़ती बढ़ती कुछ हो जाएगी, लेट अस सो 3.5,
ऊपर वाले की स्पीड भी 3.5 हो जाएगी कम होते होते, लेकिन जब तक कम हो रही थी तब तक तो इसकी स्पीड 3.5 से ज्यादा थी ना। अरे हाँ या ना? अरे सुन लो हाँ मेरी सर। बात। इसकी स्पीड हमेशा नीचे वाले से ज्यादा रही तब तक, लेकिन उसकी जैसे 5 थी, नीचे वाले की 2 थी, इसकी 4 होगी, इसकी 3, लेकिन इसकी है तो ज्यादा ही ना 4। ये 3.5 होगी, इसकी भी 3.5 होगी। So वापस रिपीट इसकी करूंगा क्या? 3.5 होगी, इसकी भी 3.5 होगी। मतलब इसकी स्पीड जब तक 3.5 हुई 5 से, तब तक इधर वाले से तो ज्यादा ही रही ना। अरे हाँ या ना? Yes. हाँ सर। एस ऑफ ए बोल देता हूँ इसको। और नीचे वाले का डिस्प्लेसमेंट कम हुआ। अरे हाँ या ना बेटा? तो जब तक रिलेटिव मोशन खत्म नहीं हो रहा है तब तक एस की वैल्यू ग्रेटर देन एस की। बढ़ा हुआ है उस पर नेगेटिव वर्क हो रहा है, सही बात है? हाँ या ना? तो मोर नेगेटिव वर्क इज मोर वर्क का मैग्नीट्यूड, नेगेटिव वर्क इज मोर देन पॉजिटिव वर्क, सही बात है बिल्कुल। इसलिए फोर्स तो सेम लग रहा है परंतु डिस्प्लेसमेंट में आ रही है। Yes, sir. ये बच्चों को समझ में आया? सर ए का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा बी से, उसके बाद से एक बार वापस से एक्सप्लेन करना। देखो ए का डिस्प्लेसमेंट बी से ज्यादा है, ये बात कंफर्म है ना? हाँ सर। तो ए पे वर्क कितना होगा? फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा ना? हाँ सर। फ्रिक्शन का वर्क कितना होगा? फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ है ना बेटा? हाँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, कहाँ गया यार? वर्क डन ऑन ए इज माइनस का एफ के इंटू एस है, राइट? वर्क डन ऑन बी प्लस का एफ के इंटू एस है। तो इसका वर्क डन देखिए नेगेटिव है, इसका वर्क डन देखिए पॉजिटिव है। कौन सा बड़ा है, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला? बताइए। नेगेटिव वाला ना, इसलिए नेगेटिव ओवरऑल वर्क, टोटल वर्क कितना आएगा? तो ये वर्क और ये वर्क को ऐड करेंगे तो नेट आया ना? आगे चलो।
work done by static friction on a system is always zero. सर आप स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन में दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं, राइट? दोनों ब्लॉक एक साथ चलते हैं। ये किसी पे फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मान लेते हैं ऊपर वाले पे फोर्स लग रहा होगा जिसकी वजह से दोनों एक साथ चल रहे हैं, राइट? हाँ है ना? तो बी पे स्टैटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा और ए पे स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, सही बात है? आया ना? ये डिस्प्लेसमेंट एक्स हो गया। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन एफ एस ऑन ए जो है वो माइनस का एफ स्टैटिक इनटू एक्स के बराबर है, राइट? सर आपने ऑन ए लिखा है तो पॉजिटिव रहेगा। हाँ, सर आपने On ऑन ए B. लिखा तो on B, on B. Work done by Fs on B is दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, तो जितना नेगेटिव वर्ग उतना पॉजिटिव, तो ओवरऑल वर्ग 0 आएगा, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्किंग सिस्टम पे 0 ही होता है और ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है? सर डिस्टर्बेंस आ रहा है। क्या कह रहे हैं? हाँ सर, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा किस चीज का डिस्टर्बेंस आ रहा है यार? है सर, आपके साइड से आ रहा है। अब डिस्टरबेंस तो तुम्हारा भी आ रहा है, तुम्हारी आवाज भी ढंग से नहीं आ रही है। सर नहीं वो आपके इसलिए हम लोग हेडफोन लगा, लेकिन मैं तो रूम में ही बैठा हूँ। सर कोई नहीं सर आप थोड़ा रुको मैं दूसरा ईयरफोन हेडफोन लगा। सर अभी ठीक लग रहा है।
तो पंखे की आवाज आ रही है, पंखा बंद कर देता हूँ। चलो मैं अभी ठीक है ना? हाँ सर। अभी आ रहा है क्या? नहीं। पंखे की हवा की आवाज थी वो। चलो ये हो गया भाई, आगे चलते हैं। चलो एक बात पूछता हूँ मैं, 2-3 बात पूछता हूँ छोटी छोटी। एक आदमी है ना सरफेस पे चल रहा है, मतलब नॉर्मली जैसे कैसे चलता है आदमी कि एक पैर रखता है दूसरा पैर उठाता है ना? हाँ है ना? अपन कैसे चलते हैं नॉर्मली? एक पैर रखते हैं, पीछे वाले को उठा के फिर आगे रखते हैं, फिर पीछे वाले को उठा के आगे रखते हैं, ऐसे ही चलते हैं ना? तो स्टैंडर्ड डायरेक्शन है, तो मतलब स्टैंडर्ड में वे है मूव करने का भी, एक पैर उठाते हो फिर आगे रखते हो, फिर पीछे वाले को फिर से उठा के आगे रखते हो। दिस इज द स्टैंडर्ड वे। कई लोग ऐसे पैर घींच के चलते हैं ना, जो आलसी टाइप लोग होते हैं, हाँ है ना? या फिर कईयों को आदत ही होती है, आलसी नहीं है लेकिन उनको पैर घींच के चलने की आदत होती है, होता है ना ऐसा? वो काफी इरिटेटिंग लगता है। तो पैर घींच के चलता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा पैर पे ग्राउंड के द्वारा? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और अगर पैर उठा के चलते हो आप, मतलब रखते हो फिर उठा लेते हो, तो जब आप ऐसे पैर उठाते हो ना तो अपने पंजे से आगे, जो पैर का जो आगे वाला पोर्शन है उंगलियों से, मतलब पीछे से पहले एडी उठाते हो ना ऐसे, सुन रहे हो मेरी बात? एडी उठा के और फिर पंजे से जो आगे वाला पोर्शन है उससे ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हो। आप फील करो एक बार इस बात को, समझ में आ रही हो तो बात? Yes. जैसे अपन पैर उठाते हैं, कैसे उठाते हैं चलते टाइम? पीछे से पहले एडी उठता है ना? पीछे पैर का पीछे वाला पोर्शन पहले उठता है और फिर आगे वाले पोर्शन से ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हैं, तब हमारी बॉडी आगे की ओर मूव करती है। अरे हाँ है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, समझ। तो आप ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलते हो तो ग्राउंड आपके ऊपर आगे की ओर फोर्स लगाता है आपके पैर पे, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हुआ। क्या आपका पैर वहां पे स्लिप हुआ क्या ग्राउंड पे? स्लिप नहीं हुआ ना? आपने ग्राउंड को पीछे फोर्स लगाया तो आपके पैर पे आगे फोर्स, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, राइट? क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, क्योंकि स्लिपिंग नहीं है ना, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, केवल पैर रख रहे हैं उठा रहे हैं, रख रहे हैं उठा रहे हैं, लाइक आया ना? तो आपको ये बताना है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कितना होगा? छोटा सा क्वेश्चन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। ऑप्शन है पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0। सर यहाँ पे रिलेटिव मोशन ही नहीं हो रहा है। सर क्वेश्चन रिलेटिव मोशन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए मैन ऑन द फुट ऑफ ए मैन, ऐसे बोल सकते हो, ऑन द फुट ऑफ ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड। सर पॉजिटिव होगा ना? वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स ऑन द फुट ऑफ ए मैन वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कितना होगा? तो 0 होगा कि? देखिए ये आदमी
जैसे ये कोई आदमी है और ये ऐसे चल रहा है तो इसका पैर ऐसे उठ गया है, ये इसके हाथ हो गया, तो ये पैर जो उठा हुआ है इसको तो आगे रखेगा, पीछे वाले को उठाएगा तो ग्राउंड को पीछे की ओर धकेलेगा ना ये, तो ग्राउंड इसको आगे की ओर धकेलेगा, राइट। इसका डिफिक्शन लगेगा। अरे हाँ यान, तो आदमी के पैर पे फोर्स लगेगा आगे की ओर, फ्रिक्शन, और ग्राउंड पे लगेगा पीछे की ओर, ग्राउंड पे लगेगा पीछे की ओर। अरे हाँ या ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो वर्क डन 0 है, सही बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पे फोर्स लग रहा है वहां पे उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, सही बात है। तो समझ में आया अभी? आगे चलता हूँ, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता हूँ नॉर्मली, एक आदमी सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, ठीक है ना, ए पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन ए स्टेयर्स, लिख रहे हो ना आप साथ साथ, ए पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन द स्टेयर्स, तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, work done by normal force on his feet, work done by normal force on his feet will be, first option a positive, second a negative, third a 0. अरे कितना आना चाहिए? 0 0 आना चाहिए।
क्योंकि जब आप सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो ना तब नॉर्मल लग रहा है, ठीक है ना। जैसे ये सीढ़ियों पे आप चढ़ रहे हो तो आपका एक पैर यहाँ है, दूसरा आप इसके ऊपर रखने वाले हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात? दूसरा आप यहाँ रखने वाले हो, तो अभी रखा नहीं है, रखने वाले हो, तो यहाँ पे नॉर्मल लग रहा है ना, आपके पैर पे नॉर्मल लग रहा है, परंतु डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। अब आपने इसके ऊपर पैर रख के इसको उठा लिया, उठाते ही नॉर्मल 0 हो गया, सही बात है मतलब। जब डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट का तब नॉर्मल 0 हो गया, जब नॉर्मल था तब डिस्प्लेसमेंट नहीं था। तो पहले तो फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट नहीं था, अरे हाँ है ना। बाद में जब उठा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन फोर्स 0 हो गया, अरे हाँ है ना। तो दोनों ही केस में वर्क तो 0 हुआ ना। यस सर। नहीं समझेगा? दोनों ही केस में वर्क 0 हो गया। किसी बच्चे को तकलीफ है क्या तकलीफ? नहीं सर। आगे चलते हैं, एक सिंपल सी स्टेटमेंट देता हूँ मैं आपको। एक रबर की बॉल है, ये रिजिड वॉल है, रिजिड वॉल, दीवार जो वो रिजिड है, ठीक है ना। एंड रबर बॉल, रबर बॉल, तो ये इसकी तरफ प्रोजेक्ट किया गया और जैसे ही इसको टकराएगी इसकी स्पीड v होगी। थोड़ी देर बाद क्या होगा, बॉल आगे से ऐसे कंप्रेस सी हो जाएगी और वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सही बात है मतलब, क्योंकि उधर से नॉर्मल लगेगा ना, अरे हाँ है ना, उधर से नॉर्मल लगेगा इस पे, तो आगे से शेप ऐसे कंप्रेस हो जाएगी बॉल की। अरे सुन रहे हो मेरी बात? अरे हाँ है ना, तो बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द टाइम when velocity of ball becomes 0 from v, work done by normal force, on ball कितना होगा?
यहाँ पे कितना होना चाहिए? 0 ना चाहिए, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं। 0 होना चाहिए। एकदम सही बोल रहा है सामने। तो भाई जब तक ये बॉल का जो पॉइंट है वो आगे दीवार के कांटेक्ट में आ गया, उस पे फोर्स तो लगना चालू हो गया, लेकिन वो पॉइंट तो वहीं पे रहा ना काफी देर तक। नहीं समझे क्या? उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है ना। तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए वर्कडन 0 है। समझ में आ रही है मेरी बात? अरे हाँ है ना सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0। सही बात है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट वेयर फोर्स इज अप्लाइड। where normal force is applied is 0। सही बात है। सो वर्क डन इज 0। अरे हाँ है ना। यस। दूसरा केस ये कह रहे हैं कि बॉल रिजिड है, रिजिड बॉल एंड रबर बॉल। ये बॉल जो है वो रबर की है। अब बताओ सर अभी होगा फोर्स। वर्क डन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा? जब तक सर नेगेटिव। वेलोसिटी v से 0 ना हो जाए। सर नेगेटिव। नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा बेटा? सर क्योंकि क्योंकि जब जैसे ये थोड़ी देर बाद में ये दीवार ही ऐसे हो जाएगी, है ना। जब ये इसको आके टकराएगा ना तो दीवार उस पर फोर्स तो लगा रही है नॉर्मल, वो भी दीवार पे लगा रहा है, तो दीवार आगे चली जाएगी क्योंकि बॉल का कोई चेंज नहीं आएगा। सही बात है। तो बॉल को वेलोसिटी 0 होने में टाइम लगेगा, तब तक बॉल पे नॉर्मल फोर्स लगता रहेगा और डिस्प्लेसमेंट आगे की ओर होगा। सही बात है। और नॉर्मल बॉल पे पीछे लग रहा था। अरे हाँ या ना, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो। समझ में आ रही है बात? सर ये एक बार वापस से एक्सप्लेन करना ना। कौन से वाला? सर यही जो रबर बॉल का ऐसे हो गई बॉल, तो फिर उसके बाद नेगेटिव कैसे हुआ? दीवार आगे होगी ना, मतलब ऐसे होगा। देखो अगले पेज पे करता हूँ। ये तुम्हारी रबर की बॉल ये थी, दीवार ये थी। दीवार ने नॉर्मल लगाया, ऐसे लगाया ना, और बॉल ने ऐसे लगाया दीवार पे। कौन मूव किया, बॉल या दीवार? मतलब दीवार इस नॉर्मल की वजह से दीवार टेढ़ी हो गई, होगी ना ऐसे, हाँ सर। क्योंकि दीवार रबर की थी। और इसके साथ साथ बॉल भी तो इसके कांटेक्ट में आने के बाद आगे जा रही है, तो बॉल हाँ सर। जिस पे नॉर्मल की इधर लग रहा है और वो जा आगे रही है दीवार के साथ साथ। हाँ यार, तो डिस्प्लेसमेंट उसका आगे हो रहा है। तो बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उनकी डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो वर्क नेगेटिव होगा या नहीं होगा? हाँ सर। ये बताया, ठीक है। सर प्रीवियस पेज दिखा रहा है।
हो गया बेटा? No, sir, it's not. Yes, sir, done. आगे बात करते हैं हम एक स्पेशल केस की, कि हमें पता है कि वर्क डन जो अपन ने डिफाइन किया है वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन किया है ना। जी। सुन रहे हो क्या? जो हमने वर्क डन डिफाइन किया है वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए डिफाइन किया, डीएस के लिए, राइट? तो वैसे देखिए कि अब उसमें स्पेशल केस करते हैं कि ये ऑलवेज वैलिड है, चाहे कोई भी फोर्स हो, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो, राइट? ये सदाबहार फॉर्मूला है वर्क डन का। सही बात है गलत बात? डेफिनेशन है ये वर्क डन की। तो अगर हमारे पास एफ वेक्टर कांस्टेंट है, हाँ है ना, और वेक्टर कांस्टेंट होने का मतलब है कि कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में कांस्टेंट होना, राइट? सुन रहे हो क्या? Yes, sir. तो ऐसे केस में वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो देखिए, dw होता है f डॉट ds, राइट? अब आपने क्या किया, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट चल रहा है, सही बात है गलत बात? और उस पे फोर्स कांस्टेंट है, उस पे फोर्स जो है वो हमेशा कांस्टेंट लग रहा है, फोर्स हमेशा इसी डायरेक्शन में लग रहा है। अरे हाँ है ना, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फोर्स का, समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, ब्लॉक ऐसे लेकिन फोर्स ऐसे। अरे हाँ है ना? यूं चल रहा है लेकिन फोर्स इधर है, इस पाथ के अलोंग चल रहा है। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो मैं टोटल वर्क डन निकाल रहा हूँ। तो टोटल वर्क डन किसके बराबर होगा? जितने भी छोटे छोटे वर्क डन है उन सब का सम, हाँ या ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट ds, तो एफ वेक्टर कांस्टेंट है तो एफ वेक्टर को बाहर ले लिया, डॉट ds। सही बात है गलत बात? अरे हाँ या ना? तो ds वेक्टर का सम करोगे तो जितने भी छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनका सम कर रहे हो आप। ये ds वेक्टर, ये ds वेक्टर, ये ds वेक्टर, है ना? इन सब का जोड़ करोगे तो उससे क्या आएगा? सभी वेक्टर को ऐड टू टेल ऐड करोगे तो क्या आएगा बताओ? पूरा डिस्प्ले यहाँ से लेके यहाँ तक का फाइनल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यस सही बात है गलत बात? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये आएगा एफ डॉट एस वेक्टर। सही बात है गलत बात? तो हम क्या कहना चाह रहे हैं
फोर्स वेक्टर तो कांस्टेंट था, इसको बाहर ले लिया। हम कह रहे हैं एफ एस कोस थीटा। तो आपका फोर्स इधर था, सही बात है गलत बात? और डिस्प्लेसमेंट किधर आया अभी अभी? डिस्प्लेसमेंट आपका इधर आया, सही बात है गलत बात? थोड़ा सा टेढ़ा, सही बात है गलत बात? आया ना, ये थोड़ा टेढ़ा है, फोर्स एकदम हॉरिजॉन्टल है। तो हाँ सर। आपने एफ डॉट एस किया, तो इस एस के दो कंपोनेंट हैं, एक तो फोर्स के अलोंग एस कोस थीटा और एक फोर्स के परपेंडिकुलर। अरे हाँ या ना? और एक फोर्स के परपेंडिकुलर एस साइन थीटा। समझ में आ रही है बात? तकलीफ है क्या? तो हम ये कह रहे हैं कि जब कांस्टेंट फोर्स के वर्क की बात करते हैं तो फोर्स पूरा ले लो और कंपोनेंट ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स ले लो। सही बात है गलत बात? यस सर। ये बोल सकता हूँ ना मैं? फोर्स तो पूरा ले लिया और डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट ले लो जो फोर्स के अलोंग है। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता था कि एफ का कंपोनेंट ले लो जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, एफ कोस थीटा इनटू एस। सही बात है गलत बात? तो एस तो यही रखो और इस फोर्स का कंपोनेंट ले लो अलोंग दिस। फोर्स के भी तो दो कंपोनेंट है, एक इधर एक इधर। हाँ है ना? चलो ये यस सर। कंपोनेंट इतना बड़ा नहीं है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट है, एफ कोस थीटा एंड एफ साइन थीटा, है ना? तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही बात है मतलब? इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा? तकलीफ है क्या? तो कांस्टेंट फोर्स जब भी लगता है ना तो वर्क डन अपन पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए बता सकते हैं। अब छोटे छोटे डीएस के लिए अलग से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात? और ऐसे सबसे बढ़िया कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल कौन है? ग्रेविटी। अरे हाँ है ना? ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर, ग्रेविटी हमेशा नीचे की ओर लगता है। सही बात है गलत बात? हाँ जी, समझ में आया? तो सबसे बढ़िया कंपोनेंट है, सबसे बढ़िया एग्जांपल है कांस्टेंट फोर्स का ग्रेविटी। सही बात है गलत बात?
ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट होता है, सही बात है बात, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में, ड्यू टू अर्थ इज mg which is a constant force, सही बात है बात। तो अगर आप कोई हाइट से कोई चीज को फेंक रहे हो, समझ में आ रही है बात, यूं फेंक, ये मोशन करके यूं आया, अरे आया ना, ये हाइट h, और मैं ये बोलूं कि ग्रेविटी का वर्क डन बताओ ड्यूरिंग द कंप्लीट मोशन, इनिशियल से लेके फाइनल तक, सही बात है बात, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा ये आपको बताना है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। ग्रेविटी नीचे की ओर लग रहा है, सही बात है मतलब, Yes. तो आपको क्या करना है, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट है ना, तो आप F.ds बार बार मत करो, क्योंकि हम इसको ड्राइव कर चुके हैं। नेट डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत तबीयत खराब हो गई, नेट डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, हाँ या ना, इस Yes. डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट है, एक तो नीचे की ओर और एक हॉरिजॉन्टल में, सही बात है बोल। तो जो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, हाइट वाला, सही बात है बोल। तो mg इंटू फोर्स पूरा और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स, सही बात है बोल, यही होता है ना वर्क डन। तो mg पूरा और कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग mg इज h, सो वर्क डन इज mgh। नहीं समझे क्या, समझे सर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जस्ट डिपेंड्स ऑन हाइट कवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटी done by gravity depends only on height covered, सही बात है बोलना, on height only। तकलीफ है क्या, सही है ना, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी कितना क्यों है सर, mgh पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ना। पोटेंशियल एनर्जी mgh भी होती है, वो बताएंगे, यही वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है, ठीक है। अच्छा। एक सेकंड रुकना भाई, सभी बच्चों को समझ में आया क्या बेटा, ग्रेविटी के टेंसिल एनर्जी के बारे में बेटा बाद में बताऊंगा मैं, अभी एक बार वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं, जब एनर्जी पढ़ेंगे तब टेंसिल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लो।
बात में समझ में आएगा कि वर्क डन और एनर्जी में क्या रिलेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर यहाँ से हम किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते 10 मीटर पर सेकेंड और ये हाइट 40 मीटर है, पार्टिकल का मास 2 kg है, तो बताइए वर्क डन कितना होगा ग्रेविटी का ड्यूरिंग व्हेन द मोशन कंप्लीट्स। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन मोशन कंप्लीट्स। Yes. हो गया बेटा, कितना आया बताओ। 800 कितना जूल आया है? 800 joules. ट्वेंटी न्यूटन फोर्स लगेगा ग्रेविटी का और हाइट कवर्ड है 40। बस कुछ नहीं करना आपको, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये देखिए बस। अरे हाँ है ना, ये ऊपर जाके नीचे आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो केवल यही हुआ ना। यही होगा। और इस डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट देखिए जो mg की तरफ है, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट ही mg की तरफ है, तो वर्क डन इज mgh और h कितना बराबर है 20 into 40, 800 जूल। वर्क डन की यूनिट जूल होती है, राइट। समझ में आया भी सभी को? अरे हाँ है ना, आवाज आ रही है मेरी? अरे आवाज आ रही है? चलिए भाई, आज मैं इतना ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है। अभी फीवर हो गया है मुझे, मैं बाद में नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। ठीक है। Bye. ओके सर। Thank you, sir. ओके, बाय एवरीवन, Bye, sir. बाय, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, बाय।